हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 42B कर रहे हैं। ये 8 नवंबर के लिए आई है। 8 नवंबर के लिए आपकी दो वर्कशीट आई हैं, 42A और 42B। 42A में चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन दिया गया है। 42B में चैप्टर 3 और 6 का रिवीजन दिया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह अभिक्रिया कर सकते हों उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जस्ते को जिंक कहा जाता है और जिंक की HCl के साथ जब अभिक्रिया होगी तो जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न 3, धनायन ऋणायन क्या होते हैं? धनायन एवं ऋणायन कैसे बनते हैं? यह ऐसे अणु जिन पर कुछ आवेश होता है। यदि धन आवेश होता है तो हम इसे धनायन कहते हैं, ऋण आवेश होता है तो इसे ऋणायन कहते हैं। धन आयन जैसे धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद यह धनावेशित हो जाती है। वह अधातु अपने अष्टक कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और यह ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं? जब एक धनायन एक ऋणायन के साथ में आबंध बनाता है या जब एक धातु एक अधातु से अभिक्रिया करती है और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, तो इस प्रकार बने आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण एवं उनका त्याग कैसे करते हैं? यदि परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं तो वह उन्हें त्याग कर देते हैं, और यदि उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6 और 7 तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अंतिम कोश को पूरा कर लेते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक ऑक्साइड है क्योंकि कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंतिम कोश को भरने के लिए ऑक्सीजन को दे देता है, और इस प्रकार कैल्शियम तो 2+ में और ऑक्सीजन 2- में बदल जाता है और ये दोनों आबंध बनाकर एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस प्रकार सोडियम धनायन और ऋणायन क्लोरीन बनता है और इनमें आबंध बन जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि क्लोरीन के पास में अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम इसी प्रकार के 2 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने अंतिम कोश को खाली कर लेता है और मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन माइनस में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन में आबंध बनता है और इसीलिए MgCl2 का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं, दबाव। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। आयनों की अनुपस्थिति में ये विद्युत का संचालन नहीं कर सकते। गलित अवस्था में ये आयन उत्पन्न कर देते हैं। इस वजह से ये गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तन्यता, धातु तन्य होती हैं, अधातु तन्य नहीं होती हैं। धातु अघातवर्तीय होती हैं जबकि अधातु अघातवर्तीय नहीं होती हैं। घनत्व, धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है और अधातु का घनत्व कम होता है। धातु का रूप, ये चमकीली होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती। विद्युत सुचालकता, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट व हीरा। ग्रेफाइट सुचालक होता है और हीरा कुचालक होता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? क्रियाशीलता श्रेणी।
पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। किसी तत्व का विन्यास 286 है, यह 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। पाठ 6 जैव प्रक्रम। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपोषी पोषण में जीव अपने आप भोजन का निर्माण कर सकता है, जैसे हरे पादप। विषमपोषी पोषण में जीव अपने आप भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, यह दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, जैसे मानव व अन्य जंतु। रंध्र क्या है? पत्तियों में छिद्र उपस्थित होते हैं। ये छिद्र वायु से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या कार्य करते हैं? ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और इधर से पत्तियों में उपस्थित जल भी बाहर निकल जाता है, जिसका वाष्पन हो जाता है। इनका नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए हम इस तरह से 2 कोशिकाएं दिखाएंगे और इसमें ये हरे रंग के क्लोरोफिल, ये इसका केंद्रक, और बीच में ये रंध्र दिखाएंगे। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। रुधिर के विभिन्न घटकों के कार्य बताइए। रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट पाए जाते हैं। आरबीसी का कार्य होता है फुफ्फुस से ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखना और बाहर से शरीर में आ गए जीवाणुओं व कीटाणुओं को मार डालना। प्लेटलेट का कार्य होता है जब हमें चोट लग जाए और रुधिर बहने लगे तो रुधिर का जमाव बनाना और थक्का बनाना। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, इसमें होने वाली कच्ची सामग्री सहित की प्रक्रिया को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और इस दौरान ऑक्सीजन भी बनती है। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। मानव में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यह चित्र आप अपनी सीबीएसई की बुक से बनाएंगे। प्रश्न 7 शुद्धांत्र में भोजन की प्रक्रिया का संक्षेप में समझाइए। शुद्धांत्र में अग्नाशय तथा अग्नाशय से अग्नाशिक रस मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। जैसे शुद्धांत में एमिलेज, ट्रिप्सिन व लाइपेज बनते हैं। एमिलेज का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन और लाइपेज वसा के पाचन का कार्य करता है। उपयुक्त आरेखीय चित्र द्वारा ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों को दर्शाइए। इसमें आपको ग्लूकोज के विखंडन का चित्र बताना है, जिसमें ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है और पाइरुवेट फिर वायवीय व अवायवीय श्वसन 3 प्रकार से करता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति व ऑक्सीजन की कमी में यह 3 प्रकार से पदार्थों का निर्माण बुक से देखकर बनाना है। मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वृक्क में होती है, जिसकी कोशिका होती है वृक्काणु। वृक्काणु के अंदर जब रक्त पहुंचता है तो इसमें उपस्थित ग्लोमेरुलस और बोमेंस कप में छान दिया जाता है, जिससे निकलने वाले पदार्थ गंदगी के रूप में इस वाहिका में चलते हैं और इसके चारों तरफ रक्त की वाहिनियां लिपटी हुई होती हैं और इस हेनले लूप में इसमें अवशोषण द्वारा रक्त में फिर से आयनों को भेज दिया जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे करके से गंदगी को निकालकर और मूत्र का निर्माण किया जाता है। मानव में रुधिर के दोहरा परिसंचरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। इसके लिए आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है, जिसमें आपको हृदय दिखाना है और एक तरफ हमारे फुफ्फुस, जिससे ऑक्सीजनेटेड रक्त हमारे हृदय में पहुंचेगा और हृदय से यह शरीर में पहुंचेगा और शरीर से विऑक्सीकृत रक्त हृदय में पहुंचेगा और यह विऑक्सीकृत रक्त
फिर फुफ्फुस में भेज दिया जाएगा, जहाँ से यह साफ होकर वापस हृदय में जाएगा। इस प्रकार यह दोहरा परिसंचरण करेगा। दोहरा परिसंचरण का अर्थ होता है पूरे शरीर में रक्त का परिवहन एक बार होता है, जबकि अंदर यह 2 बार होता है। यकृत से स्रावित पितरस भोजन को बनाता है। क्षारीय एंजाइम एमिलेज किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? मंड। भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं अमाशय व अग्नाशय में। स्वपोषी पोषण में आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आज के वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।